नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक लेंज का नियम। देखिए दोस्तों, जो लेंज का नियम है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा को बताता है। हमने फैराडे के नियम में ये पढ़ा था कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको हमने एक सूत्र से भी परिभाषित किया था। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, E बराबर माइनस में डी फाई बी अपॉन डी टी। ये जो ऋणात्मक साइन है वो लेंज के नियम से ही लिया गया था। यदि परिपथ कह दीजिए या कुंडली में फेरों की संख्या यदि कैपिटल एन है, फेरों की संख्या कैपिटल एन है तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, उस स्थिति में यहां पर एक कैपिटल एन और मल्टीपल में आ जाएगा दोस्तों डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि फैराडे के नियम से फाइंड आउट होता है। यहां पर ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो लेंज के नियम से लिया गया है। ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम से लिया गया है। अब लेंज का नियम है क्या, वो आप लोगों को यहां पर समझना है कि ये जो लेंज का नियम से नेगेटिव साइन ले तो लिया, बट है क्या लेंज का नियम एक्चुअल में। तो लेंज का नियम ये कहता है दोस्तों कि किसी विद्युत परिपथ में या कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। पहले एक बार इस स्टेटमेंट को मैं पुट करता हूं, फिर इसको हम अच्छे से समझेंगे भी। देखिए, लेंज का नियम आप समझेंगे यहां पर क्या है। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ कह दीजिए या कुंडली कह दीजिए में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, या आप कह सकते हैं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है, विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। अब देखिए, इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे यहां पर कि देखिए, किसी भी परिपथ या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से वो उत्पन्न हुई है। अब जैसे ये हमारे पास में एक वृत्ताकार कुंडली है और इस वृत्ताकार कुंडली के अंदर से धारा बह रही है, वो देखिए प्रेरित धारा किधर से बहेगी उसको आप समझेंगे। ये इस तरीके से कुंडली है और इस कुंडली के अंदर ये मैं एक चुंबक इसके पास में लेकर आ रहा हूं। देखिए, डायग्राम को अच्छे से समझेंगे दोस्तों।
इस को आपको समझना है। ये जो वायर आप लोगों को दिख रहा है ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ये वाला जो हिस्सा है वो यहां पर है, ये वाला हिस्सा है वो इधर बाहर की ओर है। ये इस तरीके की एक कुंडली है। अब जैसे ही इसके पास में ये एन सिरा लेकर आएंगे, हम एन सिरा इसके पास में लेकर आएंगे, तो ये जो कुंडली है इसका ये वाला जो फलक है वो एन सिरे की भांति काम करेगा। एन को पास में ला रहे हैं तो ये एन की भांति कार्य करता है, और इसमें भी धारा इस प्रकार से बहेगी। ये वाली जो सिरा है, फलक है, वो एन की भांति काम करेगा। इसमें जो धारा उत्पन्न होगी, अब देखो दोस्तों, जब इसको पास में लेकर आएंगे एन को, तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो इसके कारण से इस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही चुंबक को पास में लेकर आएंगे तो उस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से इसमें धारा बहेगी। अब धारा की दिशा किधर होती है वो समझिए दोस्तों। इसको आप समझेंगे कि ये वाली जो सिरा है, फलक है, इसको इस प्रकार से हम इसको पास में लेकर आ रहे हैं, तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तो इसमें से बहने वाली धारा की डायरेक्शन इस प्रकार से होनी चाहिए, या इस प्रकार से होती है कि वो उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है ना, तो उसको कम कर दें। तो कम कर दें तो इसका मतलब हो गया कि ये जो धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये वाली तो इधर वाली तो बढ़ रही है, फ्लक्स में इधर वाला वृद्धि हो रही है, तो इसमें जो धारा है वो इस तरीके से रहती है कि चुंबकीय फ्लक्स में कमी आए। तो जो मैग्नेटिक लाइंस है वो अंगूठे की डायरेक्शन में, और जो धारा है वो अंगुलियों की दिशा में प्रवाहित होगी। इस तरीके से धारा बहेगी। यदि ये इस तरीके से है तो इस तरीके से इसमें धारा बहेगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब मैं इसी को ही आगे आप लोगों को समझा रहा हूं कि यहां पर ये इस तरीके से हमारे पास में जो मैग्नेट है, अब की बार जो एन सिरा है ये इस तरीके से है दोस्तों। एन सिरा है वो दूर की ओर जा रहा है। अब एन सिरा दूर की ओर जा रहा है तो इसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसमें कमी आएगी। तो कमी आएगी तो इसमें से बहने वाली धारा की दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि उसमें वृद्धि करे। देखो, कमी हो रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में तो धारा इस प्रकार से बहेगी कि उसमें वृद्धि हो, और यदि वृद्धि हो रही है तो धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि उसमें कमी हो। ये तो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई है। देखो, पास में आने से धारा उत्पन्न हुई, और पर ये जो धारा बहती है वो इस प्रकार से बहती है कि वो उसी का विरोध करती है। ये एन सिरा इसको पास में लेकर आ रहे हैं तो ये एन फलक की भांति काम करेगी। एन सिरा दूर जा रहा है तो ये इसको दूर नहीं जाने देता, ये एस फलक की भांति काम करेगा। ये एस फलक की भांति काम करेगा। इसमें धारा है वो इस प्रकार से प्रवाहित होगी। ये एन सिरा इसको पास में लेकर आ रहे हैं तो ये एन सिरे को पास में नहीं आने देती। एन सिरा दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देती। ये एस फलक की भांति काम करेगा तो एन और एस में अट्रैक्शन होगा, ये इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जब पास में लाते हैं तो पास में नहीं लाने देती, और दूर ले जाते हैं तो दूर नहीं ले जाने देती। अब मैं यदि इसी चुंबक के दूसरे वाले सिरे को मैं यदि पास में लेकर आऊं तो किस तरीके से, अब की बार हम एस सिरे को इसके पास में लाएंगे। एस सिरे को यदि इसके पास में लेकर आते हैं तो ये एस फलक की भांति काम करेगी, और इसमें धारा इस तरीके से बहेगी। और फिर आप देखेंगे दोस्तों कि यहां से ये हमारे पास में एस सिरा अब की बार दूर जा रहा है तो ये एन सिरे की भांति कार्य करती है। इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो एक बार फिर से समझ लेंगे कि जो लेंज का नियम है वो ये कहता है कि किसी कुंडली परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो धारा है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। हम ये जानते हैं कि धारा उत्पन्न होने का कारण है चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि या कमी। तो कमी होती है तो धारा की दिशा वृद्धि करने वाली जैसे होती है, और यदि फ्लक्स में वृद्धि हो रही है तो धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो उसमें कमी कर दे। ये आप लोगों को दिमाग में फिट बैठा लेना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर और लूंगा, उसके जरिए आप लोगों को बेटर तरीके से लेंज का नियम समझ में आएगा। दोस्तों, अब हम लेंज के नियम को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहां पर ले रहे हैं। मैंने ये खूब सारे क्रॉस के साइन आप लोगों को दिखाए हैं। ये जो क्रॉस के साइन है वो हमारे को एक समान चुंबकीय क्षेत्र
को बता रहे हैं जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर हैं। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे हम कुछ कुंडलियां लेंगे और उसमें से बहने वाली धारा की डायरेक्शन यहां पर फाइंड आउट करेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई कुंडली है, ये वाली कुंडली यहां से यहां पर आ जाती है, इसका केंद्र यहां है, अब इसका केंद्र यहां आ जाता है, ये वाली इस स्थिति के अंदर पहुंच जाती है। तो इसमें से बहने वाली जो धारा है वो उसकी दिशा किधर रहेगी? तो देखिए दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस स्थिति में गुजर रही है उतनी की उतनी ही इस स्थिति में से गुजरेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इट मीन्स चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे हमारे पास में ये कोई ट्राइंगल है इस तरीके से, ई एफ और जी, ई एफ जी, और ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसका कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा इसका अंदर है। जब ये अंदर की ओर आएगा, इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर की ओर है, तो इधर जाने वाली, अंदर प्रवेश करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। इस ट्राइंगल में से बहने वाली धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी करें। तो इसमें से इस तरीके से अंगूठे की ओर बाहर निकलनी चाहिए, मेरी अंगुलियों की दिशा में धारा बहनी चाहिए। तो धारा की जो डायरेक्शन है वो ई जी एफ डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। इसमें जो धारा की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। दोस्तों, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि जब इसको हम इसके अंदर ले जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में, तो अंदर की ओर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। और लेंज का ये नियम ये कहता है कि प्रवाहित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होने की वजह से इसमें से धारा बहेगी, और उसकी दिशा इसमें कमी की दिशा में दिखानी है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम बाहर लेंगे, तो अंगुलियों की दिशा में, इसके इस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मैं यहां पर एक और कुंडली ले रहा हूं, और इस कुंडली को हम इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलेगी तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो अंदर जा रही है उनकी संख्या में कमी आएगी। तो उनकी संख्या में कमी आएगी तो उनकी इसमें से बहने वाली धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि उनकी संख्या में वृद्धि हो। तो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है, उनमें कमी आ रही है। उनमें वृद्धि करने के लिए अंगूठा अब की बार चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा में इसमें से बहने वाली धारा की दिशा होगी। इसमें से धारा इस तरीके से बहेगी। दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो मैंने 2-3 स्थितियां बताई है उनमें जो धारा है वो किस डायरेक्शन में बहेगी वो बेटर तरीके से समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण। लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण कि लेंज का जो नियम है उसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संवर्धित रहती है। देखिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जो कुल ऊर्जा है वो सदैव संरक्षित रहती है। और जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया, आप लोगों को समझाया कि ये हमारे पास में एक कुंडली है, और इस कुंडली के पास में यदि हम किसी छड़ चुंबक को लेकर आते हैं, जैसे ये हमने छड़ चुंबक ली और इसको जब हम इसके पास में लेकर आएंगे तो ये एन फ्लक की भांति काम करेगा। इसमें से बहने वाली धारा की डायरेक्शन इस प्रकार से होती है। अब यहां पर ये बात समझेंगे कि दोस्तों, जब इस एन सिरे को इस फलक के पास में लाते हैं तो ये भी एन फलक की भांति कार्य करता है। एन और एन सिरे के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये यहां पर चुंबकीय बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हमें यांत्रिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वो यांत्रिक ऊर्जा इस परिपथ के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाती है, और जब धारा बहती है तो उसमें कुछ ऊर्जा, कुछ हिस्सा उसका उसमें ऊर्जा के रूप में चला जाता है।
तो एक बार इसको फिर से समझेंगे कि जब हम इस चुंबक को इसके पास में लेकर आते हैं तो इस कुंडली का ये वाला जो फलक है वो एन सिरे की भांति काम करेगा, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है तो उसमें हमारे को कार्य करना पड़ रहा है, इट मीन्स यांत्रिक ऊर्जा खर्च हो रही है। वो जो यांत्रिक ऊर्जा है उसकी वजह से इस सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब हुआ कि वो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और जब किसी परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका कुछ हिस्सा उष्मीय ऊर्जा के रूप में भी नष्ट हो जाता है दोस्तों। तो जब इसको पास में लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और जैसे आप इसको दूर ले जा रहे हैं, आप इसको दूर भी तो ले जाते हैं, तो जब दूर ले जाएंगे तो ये एस फलक की भांति कार्य करेगा, तो इसको ले जाने में इस आकर्षण बल लगेगा इस स्थिति में, और आकर्षण बल के विरुद्ध यहां पर काम करना पड़ेगा। तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा है अब की बार भी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसका कुछ हिस्सा उष्मीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो लेंज का नियम है जो हमारे को ये बताता है कि जब किसी परिपथ में बहने वाली धारा है या प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो सदैव इस प्रकार से होता है, या उसकी दिशा इस प्रकार से होती है कि उसकी वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई है। तो वो विरोध कर रही है, तो जो विरोध में जो बल लगता है उससे हमारे को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, यांत्रिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और वो यांत्रिक ऊर्जा है वही विद्युत ऊर्जा में उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको लेंज का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।